हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। 12th क्लास बायोलॉजी के पेपर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन में हम लोगों ने जीवों के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे। उसके बाद जो है जीवों की जीवन काल कितनी होती है तथा कुछ जीवों के साइंटिफिक नेम देखे थे और प्रजनन में जीवों की भूमिका क्या होती है इसे हम लोगों ने देखा था। तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जीवों में प्रजनन की विधियां मुख्यतः उनके वासस्थान तथा कार्यकी के साथ साथ अन्य कारणों पर निर्भर करती है। जीवों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं। जीवों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन, जनन या प्रजनन। और नंबर 2 हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। ओके, तो आइए देखते हैं पहले अलैंगिक प्रजनन को। देखिए अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जब संतति की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होता है। जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होती है या अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या प्रजनन वही एक ही है। लैंगिक जनन जब भिन्न भिन्न लिंग वाले दो जनक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो आइए अलैंगिक जनन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन या जनन। अलैंगिक प्रजनन इसे देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है। आइए इसे देखते हैं। अलैंगिक जनन जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति बाह्य रूप, आकार, प्रकार तथा आनुवांशिक रूप से
जनक के समान ही होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है वह अपने माता पिता के समान एकदम समान होता है। ऐसे आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान संतति को क्लोन कहते हैं। से ऐसी आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक। आकारिकी का मतलब होता है बाहरी रूपरेखा। मतलब एक जीव है, उसके बाहरी रूप, उसका बाहरी रूपरेखा कैसा है उसके बारे में अध्ययन या जानना आकारिकी कहलाता है। इस प्रकार का जनन प्रजनन का सरलतम व पुराना रूप है। अलैंगिक जनन प्रायः एक कोश की जीवों, पादपों तथा सरल संगठन वाली जंतुओं तक ही सीमित होता है। स्पष्ट है उच्च अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन का अभाव होता है। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु मतलब जिसमें पीछे का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जंतु को कशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं मनुष्य तथा दूसरे एनिमल। और अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? अकशेरुकी का मतलब जिसमें पीछे का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हैं, जैसे क्रैब्स यानी केकड़ा और इंसेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन का अभाव होता है या अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसे याद रखना। लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का अलैंगिक जनन वर्धी प्रजनन कहलाता है। इसे उच्च पादपों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की कुछ मुख्य विशेषताएं। अलैंगिक जनन के कुछ मुख्य विशेषताएं। ओके, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण व युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। अगला नंबर है अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित होता है। इसी कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन के कारण ही आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी मुख्य विधियां। अलैंगिक जनन की मुख्य विधियां। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं आइए देखते हैं हम लोग। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कलिका निर्माण या जैमूल, या इसे कलिका निर्माण को एक और नाम से जानते हैं, जैमूल। ठीक, जैम्यूल।
तथा आंतरिक कलिका और वर्धी प्रजनन। अलैंगिक जनन इतने प्रकार से हो सकते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा हो सकता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हो सकता है, अलैंगिक जनन बीजाणु निर्माण द्वारा हो सकता है, अलैंगिक जनन कलिका निर्माण द्वारा हो सकता है, अलैंगिक जनन आंतरिक कलिका निर्माण द्वारा हो सकता है, अलैंगिक जनन वर्धी प्रजनन के द्वारा हो सकता है। मतलब अलैंगिक जनन जो है बहुत से प्रकार से हो सकते हैं। तो इतने प्रकार हैं अलैंगिक जनन के। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। विखंडन, विखंडन मतलब टूटकर अलग होना, ठीक। विखंडन या विभाजन भी कहते हैं इसे, या विभाजन, विखंडन या विभाजन। सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। संतति कोशिकाओं के आधार पर विखंडन दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं विखंडन दो प्रकार के वो कौन कौन से हैं। दो प्रकार विखंडन दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। द्विविभाजन, और नंबर 2 है बहुविभाजन। नंबर 2 है बहुविभाजन। इसे बहुखंडन भी कह सकते हो, बहुखंडन, और इसे द्विखंडन भी कह सकते हो, या द्विखंडन। ठीक है, एग्जाम में किसी नाम से आ जाए तो इसे मिस मत करना आप लोग। विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विविभाजन या द्विखंडन, ठीक। और नंबर दूसरा है, विखंडन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है द्विविभाजन या द्विखंडन, ठीक। और नंबर 2 है बहुविभाजन या बहुखंडन। इसे भूलना मत। अब द्विविभाजन के भी कई प्रकार होते हैं, अभी आगे देख। द्विविभाजन को देखते हैं, इसे देखते हैं। द्विविभाजन या द्विखंडन, द्विविभाजन लिख देते हैं, द्विविभाजन या द्विखंडन, ठीक। तो द्विखंडन को देखते हैं। अधिकांश एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे प्रोटोजोआ जनन द्वारा प्राणियों में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा ही होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये संतति कोशिकाएं सभी प्रकार से जनक कोशिकाओं के समरूप होती हैं। समरूप मतलब एक समान, ठीक। विखंडन से पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है। जगत प्रोटिस्टा के जीवधारियों में सत्य केंद्रक पाए जाने के कारण या उपस्थिति के कारण इन जीवधारियों में पहले केंद्रक का विभाजन होता है तथा फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में विखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन अनुकूलन परिस्थितियों में होता है। अनुकूलन परिस्थितियों का मतलब जैसे जहाँ पर अमीबा या पैरामीशियम उपस्थित हैं वहाँ पर अच्छी अवस्था होनी चाहिए, जैसे उन्हें प्रॉपर भोजन मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए। इससे वह प्रजनन बहुत तेज़ी से करेंगे। परिस्थिति के अनुकूल होने पर जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती है। दुर्घटनावश मृत्यु न होने पर ऐसे जीवों को अमर कहा जाता है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम को अगर कोई बाहरी पदार्थ या
कोई बाहरी जीव उसे मारता नहीं है या फिर उस बाहरी जीवों से उसकी कोई हानि नहीं होती है, तो ऐसे जीवों को माना जाता है कि ये अमर होते हैं। मतलब अमीबा और पैरामीशियम खुद से नहीं मरते हैं, ऐसा कहना है मतलब वैज्ञानिकों का या साइंटिस्ट का, कि अमीबा और पैरामीशियम खुद नहीं मरते हैं जब तक उन्हें कोई बाहरी जो है ना मारे। ठीक। विभाजन के तल के आधार पर द्विविभाजन या द्विखंडन 3 प्रकार के होते हैं। विभाजन के तल के आधार पर द्विखंडन 3 प्रकार के होते हैं। विभाजन के तल के आधार पर द्विखंडन 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। द्विविभाजन या द्विखंडन। द्विखंडन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन। और नंबर 2 है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन। और नंबर 3 है अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक। अनियमित विभाजन जो होता है अमीबा में होता है। अमीबा में अनियमित विभाजन होता है। और पैरामीशियम में में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और अनुदैर्ध्य विभाजन युगलीना में होता है। अनुदैर्ध्य विभाजन युगलीना में होता है। ठीक। अनियमित द्विविभाजन अमीबा में होता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन पैरामीशियम में होता है। और अनुदैर्ध्य द्विविभाजन युगलीना में होता है। ठीक। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं तीनों को। तो मिटा दे रहे हैं, इसे नोट करना हो तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो आते हैं अनियमित द्विविभाजन। नंबर 1 द्विविभाजन के प्रकार में है। नंबर 1 अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन में अमीबा देख लीजिए। अमीबा इसका एग्जाम्पल है। अनियमित द्विविभाजन का एग्जाम्पल है अमीबा। तो आइए थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये अमीबा का फिगर है। अमीबा है, यह केंद्रक है और ये रिक्तिकाएँ हैं। ठीक। और साइटोप्लाज्म है इसमें। तो केंद्रक जो है यूं करके है। ये अमीबा का। अब अमीबा डिवाइड करेगा, मतलब
इसका विभाजन होगा तो अमीबा का आकार कुछ ऐसे करके हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अमीबा का विभाजन हो रहा है। ये रहा न्यूक्लियस या केंद्रक और ये हैं रिक्तिकाएँ। आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा। ये न्यूक्लियस है या केंद्रक है। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन है इसका। दूसरी कंडीशन में देखिए एक केंद्रक यहाँ पर आ गया और एक केंद्रक यहाँ पर है अभी। इसे बोलते हैं रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ और ये द्विद्रव्य। द्विद्रव्य और ये है केंद्रक। केंद्रक। ठीक, लास्ट में दो अमीबा अलग अलग हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये रिक्तिकाएँ हैं और साइटोप्लाज्म। ठीक, तो देख लीजिए इसे। अनियमित द्विविभाजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ठीक, देखिए एक अमीबा है, या जो है डिवाइड कर रहा है। डिवीज़न में मतलब विभाजन में न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का विभाजन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए दो केंद्रक बन चुके हैं और कुछ साइटोप्लाज्म और रिक्तिकाएँ तथा न्यूक्लियस अलग हो गए हैं और कुछ साइटोप्लाज्म, रिक्तिकाएँ और केंद्रक अलग हो गए हैं। और फाइनली देख लीजिए यहाँ पर दो अमीबा का निर्माण हो गया है। ठीक, इसे कहते हैं अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। इसे याद रखना आप लोग। तो द्विविभाजन में नंबर 2 है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस में होता है? यह होता है पैरामीशियम में। ठीक, एग्जाम्पल है इसका। पैरामीशियम। ओके, आइए पैरामीशियम का फिगर देखते हैं। कुछ यूं करके होता है पैरामीशियम। यूं पैरामीशियम का केंद्रक है और बाकी रिक्तिकाएँ हैं, सब रिक्तिकाएँ हैं। ठीक, ये रहा पैरामीशियम और ये रहा उसका केंद्रक। ये उसका केंद्र। और अब यह डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा। इस तरह कुछ बार और न्यूक्लियस का विभाजन नहीं होगा इसमें। ये न्यूक्लियस है और ये रिक्तिकाएँ।
तो हमने वीडियो रोक कर थोड़ा सा बना दिया ताकि टाइम कम लगे, आपका समय बचे। देखिए, अनुप्रस्थ द्विविभाजन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में यह केंद्रक है और यह है रिक्तिकाएं हैं तथा और ये साइटोप्लाज्म है या जीवद्रव्य है। ठीक, अब इसका विभाजन होगा, अनुप्रस्थ द्विविभाजन होगा, मतलब बीच से पैरामीशियम का विभाजन होगा। ठीक, तो देखिए इसमें केंद्रक का विभाजन हो रहा है, साथ में रिक्तिकाओं का विभाजन हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा विभाजन हो चुका है, बस उसे टूटकर अलग होना है। अब यही जो है पैरामीशियम टूटकर अलग हो जाएगा और 2 पैरामीशियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अनुप्रस्थ द्विविभाजन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और पैरामीशियम जो है पैरामीशियम के बीच से विभाजन होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना कि पैरामीशियम के बीच से विभाजन होता है, इसे अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहते हैं। ठीक, तो आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन का एग्जाम्पल है यूग्लिना। देखिए यूग्लिना का फिगर है, यह फ्लैजेला है, यह है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक, अगर ठीक से नहीं बनाया आप लोग अच्छे से बनाइएगा। फ्लैजेला है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का विभाजन होगा और इसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक, देखिए यह फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है, चल नहीं रहा है, फ्लैजेला है, और एक न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। ठीक, ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए एक यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर न्यूक्लियस है या केंद्रक है और एक फ्लैजेला है। ठीक, अब इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होगा, न्यूक्लियस विभाजन होगा, उसके बाद जो है 2 फ्लैजेला का निर्माण होगा। मतलब कोई न्यूक्लियस का विभाजन होगा या केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद जो है 2 फ्लैजेला बनेंगे और केंद्रक भी 2 बनेगा। यहाँ पर देखिए एक केंद्रक है, एक केंद्रक है, 2 केंद्रक बन गए हैं और एक फ्लैजेला है, 2 फ्लैजेला, और पूरी तरह से देख लीजिए यहाँ पर 2 यूग्लिना का निर्माण हो गया है। बस उसे टूटकर अलग होना है। बस जब टूटकर अलग हो जाएंगे तो 2 संतति या 2 यूग्लिना का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अनुदैर्ध्य द्विविभाजन का एग्जाम्पल है यूग्लिना। और अनुदैर्ध्य का मतलब है वह लंबवत विभाजन होता है इसमें। ठीक, देखिए यहाँ पर लंबवत विभाजन हो रहा है ना यूग्लिना का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनुदैर्ध्य द्विविभाजन किस में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना में लंबवत विभाजन होता है, इसे नोट करके रखना। ठीक, देखिए विभाजन के 2 प्रकार हैं,
नंबर 1 है द्विविभाजन और नंबर 2 है बहुविभाजन। तो नंबर 1 द्विविभाजन को हमने देखा और द्विविभाजन के भी 3 प्रकार होते हैं, हमने उन तीनों प्रकार को भी देखा। ठीक, अनियमित, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ये तीनों हमने देखा। अब विभाजन के या विखंडन के दूसरे प्रकार को देखने जा रहे हैं। तो विभाजन का दूसरा प्रकार है बहुविभाजन या मल्टीफिजन। ठीक, विभाजन के या विखंडन के दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे नंबर पे है बहुविभाजन। तो आइए अब बहुविभाजन को देखते हैं कि बहुविभाजन क्या है। ठीक, मल्टीफिजन या बहुविभाजन प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों में जैसे प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी में विभाजन बहुखंडन विधि द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप उनके संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा विभाजन संक्रमण के पश्चात पोषक के यकृत में प्रवेश करने के पश्चात होता है। जैसे मलेरिया या प्लाज्मोडियम जब तक पोषक या होस्ट के यकृत में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका कोशिका विभाजन नहीं होगा। होस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें संक्रमण हुआ है। जैसे मान लीजिए मच्छर है, मच्छर जिसको काटा वह होस्ट है। ठीक, मतलब जिसको संक्रमण हुआ वह होस्ट है। पोषक मतलब जैसे एक मच्छर है, मच्छर जब मनुष्य को काटता है या किसी एनिमल को काटता है उसके बाद वह प्लाज्मोडियम को मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देता है, या प्लाज्मोडियम को मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देता है। प्लाज्मोडियम का कोशिका विभाजन तब तक नहीं होगा जब तक वह मनुष्य के यकृत में नहीं पहुंचेगा। जब मनुष्य के यकृत में पहुंच जाएगा तो वहाँ प्लाज्मोडियम का कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाएगा। बहुखंडन विधि द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका से लगभग 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिकाओं में पुनः विभाजन करने की क्षमता होती है। जैसे सपोज दैट एक कोशिका है, जैसे प्लाज्मोडियम की कोशिकाएं मनुष्य के यकृत में पहुंची और वहां पर कोशिका विभाजन करना शुरू की। तो एक जनक कोशिका मतलब एक कोशिका 1000 संतति कोशिकाओं को बनाएगी। ठीक, मतलब एक कोशिका 1000 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब वह जो 1000 कोशिकाएं बनी रहेंगी, अब वह कोशिकाएं भी एक एक कोशिकाएं हजारों कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो सोचिए कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा। मान लीजिए एक जनक जो है वह एक कोशिका है, उसने 1000 कोशिकाओं का निर्माण किया। अब जो वो 1000 कोशिकाएं हैं वो भी विभाजन करेंगी और वो भी कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो सोचिए एक जनक कोशिका 1000 कोशिकाओं का विभाजन कर रही है। अब जो वह जनक की संतति या कोशिकाएं हैं, अब वो कोशिकाएं विभाजन करेंगी, 1000 कोशिकाएं विभाजन करेंगी। तो सोचिए कितना विभाजन होगा। ओके, आइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुखंडन विधि द्वारा जनन करता है तथा एक और उदाहरण है मोनोसिस्ट। ठीक, आइए देखते हैं बहुखंडन विधि। बहुखंडन के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसका फिगर देखते हैं बहुविभाजन का। बहुविभाजन या मल्टीफिजन, देखिए इसे बहुविभाजन के नाम से भी जाना जाता है और इसे बहुखंडन भी कहते हैं। ठीक, और इसे इंग्लिश में मल्टीफिजन कहते हैं। आइए इसका फिगर देखते हैं। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए यह एक प्लाज्मोडियम का सेल है। ठीक, एक प्लाज्मोडियम की कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है। ठीक, एक प्लाज्मोडियम की कोशिका है। अब यह कोशिकाओं का विभाजन करेगी, 1 सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स, 5 सेल्स, ऐसे मतलब ढेर सारी हो गई, बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन हुआ।
प्लाज्मोडियम सेल जब तक यकृत में नहीं पहुंचेंगी तब तक प्लाज्मोडियम सेल का कोशिका विभाजन नहीं होगा, और जब यकृत में पहुंच जाएंगी, यकृत में पहुंचने के बाद यह कोशिका का विभाजन करेंगी, तो एक प्लाज्मोडियम सेल 1000 प्लाज्मोडियम सेल्स का निर्माण करेंगी। मतलब एक प्लाज्मोडियम की कोशिका 1000 कोशिकाओं का निर्माण किया। अब जो प्लाज्मोडियम कोशिका की संतति है, जो प्लाज्मोडियम की एक कोशिका ने 1000 कोशिकाओं का निर्माण किया, अब वह जो 1000 कोशिका हैं वो विभाजन करेंगी, तो सोचिए कितना कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक, करोड़ों लाखों में पहुंच जाएगा। जैसे एक कोशिका 1000 की कर रही है, तो 1000 कोशिका विभाजन करेगी तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, इमेजिन, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो अगला प्रजनन था मुकुलन। ठीक, मुकुलन जो है अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।